अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हम फ्रॉस्ट की पोएम पढ़ेंगे द टफ्ट ऑफ फ्लावर्स। टफ्ट ऑफ फ्लावर्स में जो स्पीकर है वो घास काटने के लिए या मूविंग के लिए जब बाहर आता है तो वो देखता है कि जो उसका नेबर है या नेबरिंग फार्मर है वो ऑलरेडी घास काट चुका है या मूविंग काट चुका है। तो वो पहले तो बड़ा परेशान होता है कि अब वो उसको अकेला अपना काम करना पड़ेगा और बहुत अकेला महसूस करता है, लोनलीनेस फ़ील करता है। लेकिन फिर वो जब देखता है कि उसका जो ब्लेड है या साइज़ है नेबर का वो वहीं पे पड़ा हुआ है जिसके साथ घास काटते हैं, एक बटरफ्लाई उसकी अटेंशन उस तरफ डाइवर्ट करवाती है, तो वो बहुत खुश होता है कि अब वो उसकी लोनलीनेस वाली फीलिंग ख़त्म हो जाएगी और वो अकेला फ़ील नहीं करता। और उसको रियलाइज़ हो जाता है कि उसका जो नेबर है वो उसके साथ डेफ़िनेटली उसको कंपनी देगा। In the tuft of flowers, the speaker goes to turn the grass after it has been mown by a neighboring farmer, but he is disappointed to see that he has already left and that he must complete the task alone. His spirits lift, however, at the surprise arrival of a butterfly, which appears almost to be sent to draw his attention to a tuft of flowers which have been spared by a scythe by the farmer. Nothing this, the speaker no longer feels isolated when he realizes that he and his co-worker share similar thoughts on the beauty of nature. स्पीकर जो है वो जाता है जब बाहर तो वो मूव्ड ग्रास को टर्न करने के लिए, तो उस वक्त उसका नेबरिंग फार्मर को ना पाते हुए वो उदास हो जाता है कि उसकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट करवाती है एक बटरफ्लाई और उसकी तवज्जो दिलाती है कैसे टफ्ट ऑफ फ्लावर्स की तरफ के जिसको जो है वो फार्मर ने छोड़ दिया होता है। और स्पीकर जो है ये देखते हुए जो अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता ज़्यादा और वो कहता है कि उसका आपको वर्कर आ जाएगा या वो नेबरिंग फार्मर आ जाएगा और वो दोनों ब्यूटी ऑफ नेचर पे अपनी थॉट्स को जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। I went to turn the grass once after one who moved in the dew before the sun. मैं जनाब ग्रास को करने के लिए उलट-पलट करने के लिए जो है वो एक के बाद एक जो उसका हिस्सा था वो करने के लिए मैं गया, जिसने वो जो नेबरिंग फार्मर हू से मुराद है उसने इसको सूरज निकलने से पहले ड्यू में ही इसको कर दिया था मूव। एंड द ड्यू वाज गॉन दैट मेड हिज ब्लेड सो कीन। अब जो ड्यू है वो जा चुकी थी जिसने उसके ब्लेड को बहुत तेज़ कर दिया था। बिफोर आई केम टू व्यू द लेवल्ड सीन, मेरे आने से पहले मैं जब तक कि मैं आकर इस लेवल्ड सीन को लेवल्ड ग्रास को देखता तो ड्यू जो है वो जा चुकी थी। आई लुक्ड फॉर हिम बिहाइंड एन आइल ऑफ ट्रीज। मैंने देखा अपने नेबरिंग फार्मर के लिए सर्च किया कि वो किधर है, एक ट्रीज के झुंड के पीछे देखा। आई लिसन फॉर हिज वेटस्टोन ऑन द ब्रीज। मुझे उसके वेटस्टोन की आवाज़ आई। वेटस्टोन होता है कि जिसके साथ जो ब्लेड है उसको तेज़ करते हैं या ग्रास कटर का ब्लेड उसके साथ तेज़ किया जाता है या जो भी ब्लेड यूज़ कर रहे हो आप कटिंग के लिए उसको वेटस्टोन के साथ तेज़ किया जाता है। तो मैंने हवा के साथ उसकी आवाज़ सुनी। बट ही हैड गॉन हिज वे द ग्रास ऑल मोन एंड आई मस्ट बी एज ही हैड बीन अलोन। लेकिन वो जा चुका था अपने रास्ते पर और ग्रास जो थी वो सारी की सारी कट चुकी थी और मुझे भी अब अकेले रहना था जैसे कि उसने अकेले अपना सारा काम किया। एज ऑल मस्ट बी आई सेड विद इन माई हार्ट, जैसे सब होते हैं, जैसे सबको रहना होता है। मैंने अपने दिल में कहा वेदर दे वर्क टुगेदर और अपार्ट, चाहे वो इकट्ठे काम करें चाहे अलग अलग काम करें। बट एज ए सेड इट स्विफ्ट देयर पास मी बाय, लेकिन जैसे ही मैंने ये अपने दिल में कहा तो एक तेज़ी से मुझे क्रॉस किया ऑन नॉइजलेस विंग का bewildered बटरफ्लाई। एक केयरलेसली या कंफ्यूज्ड उड़ती हुई बटरफ्लाई ने मुझे नॉइज़लेस उसके नॉइज़लेस विंग्स ने मुझे मुतवज्जे किया। तेज़ी से वो मेरे पास से गुजरी। सीकिंग विद मेमोरीज ग्रोन डिम ओवरनाइट, अपनी मेमोरीज को खंगालती हुई जो कि
ओवरनाइट डिम हो चुकी थी। एक रात गुजर जाने के बाद, एक रात का वक्त गुजर जाने के बाद जो है वो डिम हो चुकी थी। सम रेस्टिंग फ्लावर्स ऑफ यस्टरडेज डिलाइट, कि कुछ ऐसे फ्लावर्स जिनसे उसने कल जो है वो रस चूसा था, या जिन फ्लावर्स पे वो कल बैठी थी, उन फ्लावर्स की याद में, या उन फ्लावर्स को के बारे में सोचते हुए, याद करते हुए कि वो कौन से फ्लावर्स थे, क्योंकि उसकी एक रात गुजर जाने के बाद मेमोरीज जो हैं वो फ्लावर्स की डिम हो गई थी। And once I marked his flight go round and round, as where some flowers lay withering on the ground. जैसे ही मैंने उसकी फ़्लाइट जो राउंड एंड राउंड वो फ़्लाइट्स या उड़ रही थी, तो मैंने उस पे गौर किया, तो मैंने देखा कि वहाँ पे कुछ फ्लावर्स थे जो विदर्ड फ्लावर्स थे, ग्राउंड पे पड़े हुए थे। एंड देन ही फ्लू एज फार एज आई कुड सी, एंड देन ऑन ट्रेमलस स्विंग केम बैक टू मी। तब वो और दूर से दूर जो है वो फ्लाई कर गई जहाँ तक कि उसको देखा जा सकता था, और फिर फ़ौरन वैसे ही वापस आई। आई थॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट हैव नो रिप्लाई एंड वुड हैव टर्न टू टॉस द ग्रास टू ड्राई। मैंने ऐसे क्वेश्चंस के बारे में सोचा जिनका कोई जवाब उसकी तरफ से नहीं आ सकता था, और ग्रास को जो है वो मैंने टॉस करना शुरू कर दिया ताकि वो सूख जाए। But he turned first and led me my eye to look at a tall tuft of flowers beside a brook. लेकिन इससे पहले कि मैं ग्रास को टॉस करना शुरू करता, ड्राई होने के लिए उसको फैलाना शुरू करता, वो जो फार्मर था या जो मेरा नेबर था वो नज़र आया मुझे, और एक टॉल टफ्ट ऑफ फ्लावर्स, एक ब्रुक के पीछे जो टफ्ट ऑफ फ्लावर था वहाँ पे a leaping tongue of bloom the scythe had spared, beside a ready brook the scythe had bared. एक साइथ ने जो एक लीपिंग ब्रुक छोड़ दिया था, एक बहुत एरिया छोड़ दिया था वहाँ पे, अब साइड को काम करना था। द मोवर इन द ड्यू हैड लव्ड देम दस बाय लीविंग देम टू फ्लरिश नॉट फॉर अस। लेकिन जो मोवर था, जो फार्मर था, जो ग्रास कटर था, वो उसको वो ड्यू में बहुत अच्छे लगे होंगे वो फ्लावर्स, इसलिए उसने उन फ्लावर्स को फ्लरिश करने के लिए छोड़ा, उन फ्लावर्स के लिए छोड़ा, हमारे लिए नहीं छोड़ा। Nor yet to draw one thought of ours to him, but from sheer morning gladness at the brim. किसी की अटेंशन हमारी तरफ डाइवर्ट करने के लिए नहीं, बल्कि मॉर्निंग की ग्लैडनेस को फील करने के लिए, अपने पीक पे फील करने के लिए उन फ्लावर्स को उसने वैसे ही बगैर काटे छोड़ दिया। द बटरफ्लाई एंड आई हैड लेट अपॉन नेवरदीलेस अ मैसेज फ्रॉम द डॉन। और चूँकि वो जो फ्लावर्स छोड़ दिए तो उनकी फ्लरिशिंग के लिए, तो बटरफ्लाई और मैंने उन फ्लावर्स पे एक मैसेज जो है वो डॉन से लिया। नो, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें उन्हीं फ्लावर से ये मैसेज डॉन का मिला। That made me hear the awakening birds around and hear his long scythe whispering to the ground. और इस मैसेज ने मुझे जो वेकनिंग बर्ड्स को सुनने में मदद दी, या ये मैसेज मुझे वेकनिंग बर्ड्स के जो साउंड्स हैं उनकी तरफ ले गया, और जो लॉन्ग साइज थी, जो वो कटर था, वो विस्पर कर रहा था जबकि ग्राउंड के साथ। And feel a spirit kindred to my own, so that henceforth I work no more alone. और एक स्पिरिट ने मुझे अंदर से नरिश किया कि अब जो है वो मैं अकेला नहीं हूँ अपने काम में, और मुझे अकेले काम नहीं करना पड़ेगा। But glad with him, I worked as with his aid, and weary sought at noon with him the shade. और मैं बहुत खुश हुआ कि मैं उसके साथ काम करूँगा और उसकी मदद के साथ, और उसकी मदद के साथ ही मैं जब दोपहर हो जाएगी तो हम दोनों इकट्ठे साया तलाश करेंगे। And dreaming as it were held brotherly speech with one whose thought I had not hoped to reach. और मैं ये सोचते हुए, ये ख्वाब देखते हुए कि उसकी ब्रदरली स्पीच को मुझे सुनने को मिलेगी, और ऐसे थॉट्स मुझे सुनने को मिलेंगे जैसे थॉट्स तक मैं नहीं पहुंच सकता। Men work together, I told him from the heart, whether they work together or apart. Men हमेशा जो हैं वो इकट्ठे काम करते हैं,
मैंने अपने दिल में उससे कहा, अपने दिल से कहा, और चाहे वो इकट्ठे काम करें, एक ही काम करें, चाहे वो अलग अलग काम करें, तो लोग हमेशा इकट्ठे काम करते हैं, या रियल मैन हमेशा इकट्ठे काम करते हैं। ठीक है जी। द स्पीकर गोज टू अ फील्ड टू टर्न द ग्रास। एक that has been moved there. He feels lonely. Then he sees a butterfly, which leads his eyes to a tuft of flowers that mover left standing. The joy that must have led the mover to admire and spare the flowers is transferred through the sight of the flowers to the speaker. This awakens in the speaker's sense of kinship in with the mover. It banishes his loneliness. He feels now as if he were working for the mover side by side. स्पीकर जो है वो ग्रास फील्ड में गया और खुद को अकेला महसूस किया, और बटरफ्लाई ने उसकी तवज्जो दिलाई टफ्ट ऑफ फ्लावर्स की तरफ, और इन टफ्ट ऑफ फ्लावर्स को देखते हुए इसको तो एडमायर किया स्पीकर ने उनकी ब्यूटी को, और इसके साथ साथ ये जॉय भी उसके जहन में आई, ये फीलिंग भी आई, इस सोच ने उसको प्लेजर दी कि यहाँ पे अगर एक फूलों का झुंड रह गया तो डेफिनेटली जो मूवर है उसका पड़ोसी है या उसका फार्मर है वो वापस ज़रूर आएगा, और दोनों जो हैं उसके साथ उसने ब्रदरली जो फीलिंग्स फील की अपने नेबरिंग फार्मर के लिए, और उसने कहा कि दोनों फिर साइड बाय साइड काम करेंगे, और इस चीज़ ने, इस फीलिंग ने, इस थॉट ने उसकी लोनलीनेस की फीलिंग को ख़त्म कर दिया। A Tuft of Flowers is written in heroic couplets with some variations from a strict iambic foot. All rhymes are masculine, the majority of lines are end-stop. This is in part gives the poem its marching, old-fashioned sound. ठीक है? A few archaic sounding words add to the effect overnight, henceforth. The hard part rhyme of lines 9 10 gets recast and repeated later in the poem. Two additional end words, alone and ground, are repeated. ठीक है जी। मीटर इसका आईएम्बिक है, आईएम्बिक से थोड़ा सा, स्ट्रिक्ट आईएम्बिक फोर्थ से थोड़ा सा डिफरेंट है, वेरीड है, हेरोइक कपलेट है, इसका जो राइम है, स्कीम है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ लाइंस आर एंड स्टॉप्ड हैं, ठीक, और आर्केक वर्ड्स कुछ यूज हुए हैं। एज द पोएम opens, we are given an insight into the lives of the New England people. The speaker's predecessors rises early to complete his task in the dew before the sun. ओपनिंग लाइन्स में जब पोइट बताता है कि ड्यू के टाइम पे ही फार्मर ने उठ के जो है मोइंग शुरू कर दी थी, और अब तो जैसे सनराइज हो चुका था तो उसका काम भी साथ ही ख़त्म हो चुका था। यानी न्यू इंग्लैंड के लोगों की लाइफ के बारे में प्रेजेंटेशन है कि किस तरह वो लोग ड्यू में ही अपना काम कर लेते हैं सूरज निकलने से पहले। The strong work ethic of his neighbor is made evident by the reference to his blade so keen and the leveled scene, which shows that it has been through in his task. And the speaker sees no sign of him despite trying to seek him out. And the repetition of "I looked for him" and "I listened for" conveys that his loneliness is acute. This also suggests that by the dash in the fourth couplet between "been" and "alone," which almost seems to constitute a sigh, it causes him to reflect that perhaps we all are essentially in our own. He recounts in rather dear aphorism, as all must be. I said within my heart, whether they work together or apart. This is where the poem thou takes a mystical turn. It is as though some celestial being has sensed his despondency and sent the butterfly to lift his gloom. This immediacy of his appearance is made clear in the sixth couplet. तो अब ये लाइंस की एक्सप्लेनेशन है लाइन बाय लाइन, टू लाइंस की, कि किस तरह पहले जब उसने उसको लेवल्ड सीन के साथ और ब्लेड सो कीन के साथ, जो ब्लेड जो है
ड्यू ड्रॉप्स ने कीन कर दिया था। इसका मतलब है कि तमाम सीन लेवल्ड हो चुका था, तमाम ग्रास लेवल्ड हो चुकी थी और प्लेट भी कीन था। इसका मतलब है कि जो कटर था उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया था, जो मोवर था उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया था, जिससे उसको एक सेंस ऑफ लोनलीनेस दी अनटिल के एक बटरफ्लाई आया और बटरफ्लाई ने जो है वो उसकी तवज्जो उस स्टफ की तरफ करवाई। लेकिन उससे पहले जो है वो उसने कहा जी एज ऑल मस्ट बी, जिस तरह के सबको करना चाहिए। उसने अपने दिल में कहा कि चाहे वो इकट्ठे काम करें चाहे वो अलग अलग काम करें, सबको अकेले ही करना होता है। जी, the butterfly itself can be seen as a symbol of speaker's inquisitive nature and longing soul, as it makes him think of questions that have no reply. ठीक है जी। बटरफ्लाई भी यहाँ पे सिंबल ऑफ इंक्विजिटिव नेचर है यहाँ पे, कि किस तरह वो ऐसे क्वेश्चन जो है पोइट के माइंड में उनकी रिप्रेजेंटेशन दे रही है, ऐसे क्वेश्चन को प्रेजेंट कर रही है कि जिनका कोई रिप्लाई नहीं होता।